रोशनलाल जी के दो ही बेटे थे, समीर चौधरी और आर्यन चौधरी। दोनों ही अपने बाप की आंखों के तारे थे और दोनों में ही उनकी जान बसती थी। समीर अपना बिजनेस चलाता था, जबकि आर्यन पुलिस की नौकरी करता था और डीएसपी के ओहदे पर था। पुलिस का पेशा उसने अपनी मर्जी से चुना था। उसे पुलिस की वर्दी से दिली लगाव था, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ रीता जी की नाराजगी मोल लेकर पुलिस में भर्ती ली। उसकी माँ चाहती थी कि वह अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन उसकी लगन देखकर रोशनलाल चौधरी ने उसे पुलिस में जाने की इजाजत दे दी थी। तुम शादी में आ रहे हो, सुना तुमने? समीर ने अपने जिगरी दोस्त मनीष को कॉल करते हुए कहा, जो अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से आने से मना कर रहा था। पर समीर ने उसकी एक ना सुनी और जोर देकर आने को कहा, फिर कॉल काट दी। कल रात उसकी मेहंदी है। आज सब लड़के फार्म हाउस पर बैचलर पार्टी करने वाले थे और उसका सारा इंतजाम आर्यन के जिम्मे था, जिसे वह बाखूबी निभा रहा था। आर्यन बेटा, रोशनलाल चौधरी की पुकार पर वह रुका। जी पापा, बेटा दुबई से तुम्हारे फूफा जी आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने चले जाना। 1 घंटे में फ्लाइट लैंड करेगी। आर्यन ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। जी बाबा, मैं ले आऊंगा। वह उनका आज्ञाकारी बेटा था, जबकि समीर थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल था। आर्यन हमेशा शांत रहता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो हद पार कर देता था। अभी भी वह कूल अंदाज में अपने कमरे की ओर चला गया। सुबह से हर काम निपटाकर वह थक चुका था। बिस्तर पर गिरते ही उसने गहरी सांस ली। शायद भाई की शादी में मैं पागल होकर दौड़ भाग कर रहा हूँ, वह मन ही मन बड़बड़ाया। वह बैठकर मोबाइल पर जरूरी मेल देखने लगा और पुलिस स्टेशन फोन कर इंस्पेक्टर से आज की ड्यूटी की सारी डिटेल ले रहा था। फिर वह कपड़े निकालने लगा, पर बात लंबी हो गई, जिससे कपड़े वहीं छोड़कर पहले फूफा जी को लेने निकल पड़ा। नहाने का इरादा भी टाल दिया। वह कार लेकर गेट से निकल ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी रुपट्टे में लिपटी एक परछाई को हवेली से बाहर निकलते देख वह ठिठक गया। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था, सब अंदर थे। लड़की अकेली कहाँ जा रही थी और कौन थी? आर्यन को उसका यूं चेहरा ढककर हवेली से रात के समय निकलना शक में डाल गया। उसने गाड़ी उसके पीछे लगा दी। लड़की बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थी और हवेली से काफी दूर निकल आई थी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में बैठे शख्स को पहचान कर वहीं ठिठक गई। नीली आंखों को आर्यन भी पहचान गया था। वह घबराकर नजरें झुका गई, लेकिन दुपट्टा खिसककर चेहरा सामने आ गया। आर्यन का दिमाग घूम गया। वह गुस्से में गाड़ी से उतरा और सीधा लड़की की ओर बढ़ा। कहाँ जा रही हैं आप? वो भी इस वक्त रात को अकेली। उसकी आवाज सख्त थी। मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? पहले तो वह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए मजबूत लहजे में बोली, आप होश में हैं? कल आपकी मेहंदी है और आज आप हवेली से बिना बताए अकेली निकल पड़ी हैं। क्या इरादा है आपका? आर्यन ने नजरें फेरते हुए कहा। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसके हुस्न के चर्चे उसने भी सुने थे, लेकिन आज तक हवेली में ज्यादा किसी ने देखा नहीं था, सिवाय खानदान की औरतों के। लेकिन एक ही हवेली में रहते हुए भी आर्यन उसे 1-2 बार देख चुका था। वह प्रभा थी। देखो प्रभा, बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने मामलों से दूर ही रखो, वरना वरना क्या? तुम मुझे धमकी मत दो और चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। वह चेहरा ढकते हुए गुस्से में बोली तो आर्यन ने होंठ भींचकर कहा, आप वापस हवेली चल रही हैं प्रभा? मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपकी कलाई पकड़कर खींचते हुए वापस ले जाऊं। वह गुस्से भरे अंदाज में बोला, जिस पर प्रभा का मन किया कि इस डीएसपी का चेहरा नोच ले, जिसने ऐन वक्त पर आकर उसकी सारी प्लानिंग खराब कर दी थी। प्रभा ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, मेरे पास भी दूसरा तरीका है। अगर आप इसी वक्त गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं दादाजी का नंबर डायल कर रहा हूँ, वो खुद आकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। आर्यन की धमकी काम कर गई और प्रभा अंदर ही अंदर गुस्से में जलते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं आर्यन, ऐसी जगह मारूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आज मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाया है ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। वह मन ही मन
बड़बड़ाती हुई उसे घूर रही थी। आर्यन ने उसकी तीखी नजरें महसूस की, लेकिन अनदेखा कर दिया और गाड़ी हवेली की ओर मोड़ दी। फूफा जी को लेने के लिए उसने अपने कजिन को कॉल कर दिया, क्योंकि अब वह समय पर नहीं जा सकता था। गाड़ी कार पोर्च में खड़ी करते ही उसने एक नजर आंगन पर डाली, जहाँ कई लोग खड़े बातें कर रहे थे। कॉरिडोर से गुजरते समय काफी भीड़ थी। प्रभा गुस्से में गाड़ी से उतरने लगी तो आर्यन ने कहा, रुकिए, अभी बहुत लोग खड़े हैं, मैं इन्हें वहां से हटाता हूँ, फिर आप अंदर चली जाइएगा और मेहरबानी करके दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे परिवार की इज्जत पर दाग लगे। वह गर्दन मोड़कर बोल रहा था और समझा भी रहा था, मुझे लेक्चर देना बंद करो। आज मेरा रास्ता रोका है ना, इसकी सजा जरूर दूंगी तुम्हें। चेतावनी देती हुई वह गाड़ी से उतरी। आर्यन भी फौरन उतरा और प्रभा से आगे बढ़कर सभी को वहां से हटाया। फिर वह अंदर चली गई। जाते जाते उसने उसे घूरा और आर्यन मुट्ठियां भींचे खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभा रात के इस वक्त अकेली कहाँ जा रही थी। वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर सिर हिलाता अपने कमरे में चला गया। उधर फार्म हाउस से उसके पास लगातार फोन आ रहे थे। वह नहाकर फ्रेश हुआ और फार्म हाउस जाने के लिए तैयार होने लगा। इधर प्रभा ने कमरे में आते ही अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। उसे रह रहकर आर्यन पर बेतहासा गुस्सा आ रहा था। उसने ऐन वक्त पर आकर उसके सारे प्लान चौपट कर दिए थे। हाँ, वह हवेली से भाग रही थी और इस शादी से भी, क्योंकि उसे समीर के साथ शादी नहीं करनी थी, बल्कि उसे शादी करनी ही नहीं थी। इस बात का इजहार उसने अपनी माँ से भी किया था और अपने पापा से भी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी नहीं मानी। मजबूरन वह इस घर से भाग रही थी, लेकिन आर्यन ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब वह गुस्से में कमरे में चक्कर काट रही थी। हवेली से निकलने का यह आखिरी मौका था जो वह गवा चुकी थी। अब वह दोबारा भागने का रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन वह ठान चुकी थी कि आर्यन को इस रुकावट की सजा जरूर देगी। उफ, आर्यन चौधरी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। तुम सब एक जैसे हो, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि याद रखोगे कि पंगा किससे लिया है। प्रभा गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाती रही। वह जब भी गुस्से में होती अपनी ही तकलीफ बढ़ा लेती थी। मुझे इस शादी को रोकना है तो जरूरी नहीं कि मैं हवेली से भागूं, बल्कि यहीं रहते रहते तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वह नफरत और गुस्से से भरी सोच के साथ बिस्तर पर गिर गई। उसे दुख कम, गुस्सा ज्यादा आ रहा था और अब इस गुस्से में वह क्या करने वाली थी किसी को पता नहीं था। प्रभा को समीर के पापा ने समीर के लिए पसंद किया था। वह उनके गांव में उनके घर के पड़ोस में रहती थी। प्रभा के घर वालों से उनका अच्छा व्यवहार था और उन्हें प्रभा काफी पसंद आ गई थी। इसीलिए उन्होंने प्रभा को समीर के लिए चुन लिया था और शादी के लिए प्रभा और उसके परिवार को शहर अपनी हवेली में ही बुला लिया, जिससे सारे फंक्शन अच्छे से हो जाएं, क्योंकि प्रभा के घर वालों के पास उतना ज्यादा रुपया पैसा नहीं था जो वह उनके स्तर की व्यवस्था कर पाते। प्रभा इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन प्रभा के माँ बाप का कहना था कि इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर आया है तो उसे ना नहीं कर सकते। उन्होंने प्रभा की मर्जी के खिलाफ ही उसकी शादी तय कर दी। फार्म हाउस में बैचलर पार्टी जोर शोर से चल रही थी। म्यूजिक का भी इंतजाम था और बीच बीच में पटाखों की आवाज से पूरा फार्म हाउस गूंज उठता। लगे हाथों डीएसपी साहब की भी शादी करवा दो। राहुल ने मुस्कुराते हुए आर्यन को छेड़ा तो उसने हंसकर सिर हिला दिया। अरे, ये जो मना कर रहे हैं ना, ये हमेशा दूसरों की शादी में दूल्हा बनकर बैठ जाते हैं। कबीर की बात पर वह सब ठहाके लगाने लगे। आज समीर भी उसके साथ मिलकर आर्यन की टांग खींच रहा था। कुछ देर बाद खाने का दौर शुरू हुआ तो आर्यन सबसे थोड़ा अलग होकर हवेली के सिक्योरिटी हेड को फोन करने लगा। हवेली के अंदर या बाहर कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत मुझे खबर कर देना और अलर्ट रहना। वह और भी हिदायत देकर कॉल काट गया। उसके दिमाग से प्रभा की रात वाली हरकत निकल ही नहीं रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह फिर कोई गड़बड़ करने वाली है। अभी तो वह उसे वापस ले आया था और किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शादी वाले घर में कोई तमाशा हो। इसीलिए उसने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी सिक्स सेंस उसे बार बार सतर्क कर रही थी। अगले दिन सब अपने अपने काम में लगे थे। शाम को मेहंदी की रस्म से पहले ही प्रभा और समीर की हल्दी होनी थी।
इसी वजह से हवेली के पीछे वाले गार्डन को शादी हॉल की तरह सजाया गया था। पूरी सजावट आर्यन ने अपनी देख रेख में करवाई थी और सभी ने उसकी तारीफ की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी हल्दी में थोड़ा समय बाकी था कि आर्यन के फोन पर प्रभा की कॉल आने लगी। वह हैरानी से कॉल रिसीव कर गया। आर्यन प्लीज मेरी मदद करो, प्रभा की रोती हुई आवाज सुनाई दी। आर्यन एकदम घबरा गया। क्या हुआ? आप कहाँ हैं? वह इधर उधर देखने लगा। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ थी। कल से ही उसके दिल में एक अजीब सा डर था कि प्रभा कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी और आज उसका डर सच साबित हो रहा था। अपने कमरे में प्लीज मेरी मदद करो, वरना वरना मुझे प्लीज बचा लो, प्रभा रोते बिलखते बोल रही थी कि कॉल अचानक कट गई। आर्यन ने बेचैनी से उसकी आवाज में छुपे आंसुओं को महसूस किया। देख लो प्रभा, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, मत करो ये सब, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी मामी की बेटी रिया ने उसे समझाना चाहा, लेकिन प्रभा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम चुप रहो, जितना कहा है उतना करो, अब जाकर दरवाजे पर पहरा दो। जब आर्यन इस तरफ आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो याद रखना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, सोच लो। प्रभा ने रिया को घूरते हुए कहा तो रिया गला सूखते हुए वहां से निकल गई। अब प्रभा कमरे में अकेली थी। बहुत इज्जत है ना तुम्हारी इस हवेली में, अब देखो कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ मैं। पूरे चौधरी परिवार को तुमसे नफरत ना होने लगे तो मेरा नाम भी प्रभा राठौर नहीं। वह मुंह बनाते हुए बोली। अब आर्यन का इंतजार करने लगी। जैसे ही आर्यन प्रभा के कमरे के पास पहुंचा, अंदर से चीखों की आवाज आई। वह पलक झपकते ही अंदर की तरफ भागा। कमरे में दाखिल होते ही सामने प्रभा हल्दी के कपड़ों में सजी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही आर्यन एक पल के लिए जड़ सा हो गया। चेहरे की चमक, नाजुक अदाएं, जैसे कोई परी उतर आई हो। अगले ही पल वह होश में आया और नजरें फेर ली। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी आप? वह अपने लहजे की तलखी को काबू में रखते हुए बोला। प्रभा ने आंखें तरेरते हुए कहा, रात का वक्त है, हवेली मेहमानों से भरी है और कल मेरी शादी होने वाली है। ऐसे में चौधरी परिवार का छोटा बेटा अपनी होने वाली भाभी के कमरे में आकर क्या करने का इरादा रखता है? उसकी बात सुनकर आर्यन का दिमाग एक पल को सुन्न हो गया। वह क्या कहना चाह रही थी यह समझने की कोशिश में था, लेकिन असल में प्रभा उसे बुरी तरह फंसाने पर तुली हुई थी। आर्यन पुलिस वाला था, उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला, लेकिन इस वक्त वह उसके हुस्न और माहौल के जाल में फंसता जा रहा था। अरे होने वाले देवर जी, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? प्रभा उसके और करीब आकर बोली तो वह उसकी नजदीकी में बस उसे देखता रह गया। अचानक प्रभा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हेल्प मी। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, प्रभा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। इस खींचतान में उसका दुपट्टा जमीन पर गिर गया। ये क्या बेहुदगी है, होश में हो तुम? वह झुलझुलाकर उसे हटाने लगा। तभी दरवाजा अचानक खुला। दोनों ने एक साथ नजरें दरवाजे की तरफ बढ़ाई। वहां रोशन लाल चौधरी, विनीता जी, बबलू काका, सोनम, संजय, राकेश, समीर और घर के बाकी लोग खड़े थे। सबके चेहरों पर अविश्वास था। कमरे के अंदर खड़े आर्यन और प्रभा का दृश्य देख सब हैरान रह गए। बाबा और दादाजी को धक्का देती हुई प्रभा अपनी माँ विनीता जी के पास आ गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सबको साफ समझा गया कि आर्यन की तरफ इशारा है। आर्यन घर वालों की नजरों को देखता कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। ये सब क्या है आर्यन? दादाजी की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी तो सबको होश आया। आर्यन ने हैरानी से ना में सिर हिलाया। समीर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक तरफ वो लड़की थी जिससे कल शादी होने वाली थी और एक तरफ चांद जैसा प्यारा भाई। वो क्या करता? उसे मार देता या खुद को? वो मजबूरी के कठिन दौर से गुजरता आंखें मीच गया। एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक रोशनलाल चौधरी उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि एक पल को आर्यन को लगा जैसे आसमान से गिरकर जमीन पर आ पटका हो।
एकदम सन्नाटा छा गया। आर्यन ने हैरत से अपने पिताजी को देखा। तुमने आज मेरा सिर झुका दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जी चाहता है तुम्हें थप्पड़ों से मार मार कर लाल कर दूं। रोशनलाल चौधरी बेहद गुस्से में बोले, क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी थी, अभी थोड़ी देर में उसकी हल्दी है और तुमने अपनी होने वाली भाभी पर गंदी नजर रखी। काश ये सब देखने से पहले मैं मर जाती। रीता जी ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा। आर्यन चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। किसी ने उससे सफाई नहीं मांगी, बल्कि जो आंखों से देखा उसे ही सच मान लिया, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा था, अपनी औलाद पर नहीं। तो वह क्यों सफाई देता? वह भी अब पत्थर की तरह खामोश खड़ा था और सबको देख रहा था। वह देखना चाहता था कि उसके अपने घर वाले आखिर कहाँ तक जाएंगे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आर्यन, मेरा दिल फट जाएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। दादाजी का लाडला आर्यन इस वक्त इल्जाम के दलदल में डूबता जा रहा था। दादाजी, मैंने वो बोल ही रहा था कि रोशनलाल चौधरी ने उसे घूरते हुए बीच में टोका। खबरदार, जो झूठ कहा जान ले लूंगा तुम्हारी। वो इतने गुस्से में थे कि आर्यन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। प्रभा बिलक बिलक कर माँ के गले लगी रो रही थी। माहौल भारी हो गया था। समीर बेटा, आर्यन की इस हरकत को माफ कर दो और शादी की तैयारी करो। बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? दादाजी के साथ साथ बाकी सबको भी समीर की बात सुनकर झटका लगा। सही कह रहा हूँ, जिस हालत में ये दोनों मिले थे, क्या ये इस काबिल है कि मैं इसे अपनाऊं? समीर की बात पर प्रभा को लगा जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। मेरी बेटी पाक साफ है, विनीता जी ने तड़प कर कहा। ये तो आप कह रही हैं, माँ को अपनी औलाद कभी गलत लगती ही नहीं। ये बात बुरी तरह चुभ गई। समीर बेटा, इसमें प्रभा का क्या कसूर? दादाजी ने भी नरम लहजे में पूछा। कसूर? इसके कमरे तक वह इसके कमरे तक वह पहुंच गया। क्या ऐसे ही पहुंच गया? कुछ तो इशारा किया होगा, कोई तो जलवा दिखाया होगा। मर्द भी उसी तरफ बहता है जहां समीर। आर्यन ने हैरानी से अपने भाई की बात सुनते हुए आंखें फैलाई। नाम मत लेना मेरा और भाई मत कहना, वरना अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। आज से मर गया तुम्हारा भाई। समीर ने उसे जोर से धक्का दिया तो वो थोड़ा लड़खड़ा गया। समीर बेटा, रुको तो सही। लेकिन समीर वहां से निकलता चला गया, जबकि रोशनलाल चौधरी उसे रोकते रह गए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? राकेश राठौर ने इस बार आर्यन के गिरेबान पर हाथ डालकर उसे एक मुक्का मारा। वो चुपचाप सह गया, क्योंकि वो बड़े थे। सारे रिश्ते एक एक करके उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे और वजह वही लड़की थी जिसे वो मासूम समझता था, लेकिन वो मासूम नहीं थी। विनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। बाकी घर वाले भी बेटे की हरकत से बेहद नाराज थे। उन्हें ऐसे हालात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब लोग इस हालात में बुरी तरह उलझे थे। अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बाहर मेहमान इकट्ठा हैं, किसको क्या जवाब देंगे? समीर ने तो साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए क्या करें? आपके इस बेटे ने हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। राकेश राठौर ने नफरत और तिरस्कार से आर्यन को देखते हुए कहा। जिसने ये मसला खड़ा किया है वही इसे सुलझाएगा भी। अचानक रोशनलाल चौधरी की बात सुनकर सब चौंक गए। राकेश जी ने उनकी तरफ देखा। यही करेगा अब प्रभा से शादी? इस फैसले पर सबसे पहले प्रभा ने हैरानी से सिर उठाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। वो तो बस आर्यन को जलील करना चाहती थी, लेकिन ये बात तो उसके ख्वाब में भी नहीं थी। ये नामुमकिन है। मैं कभी ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो अपने बाप का मरा चेहरा देखोगी। राकेश जी ने सख्त लहजे में कहा। प्रभा के होंठ कांप गए और वो चुप रह गई। राकेश जी मन में इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन हालात और जो कुछ हो चुका था उसके बाद इनकार की गुंजाइश नहीं बची थी। हवेली में रहने वालों के दिलों में एक खामोशी का राज था। माहौल अभी और बिगड़ सकता था। अचानक रोशनलाल जी की बात पर सभी घर वालों ने चौंक कर देखा। कल सुबह ही शादी होगी। विनीता जी ने कांपते दिल से उनकी तरफ देखा। हाँ, सुबह ही। मैं नहीं चाहता कि हवेली का माहौल और खराब हो, सबके दिमाग पर बुरा असर पड़े, और घर में बच्चे बच्चियां भी हैं, इसीलिए सब कुछ सादगी से हो जाएगा। अब प्रभा को विदा कर दो। घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है। रोशनलाल जी की बात पर सब बड़े राजी हो गए
और प्रभा के न मानने के बावजूद आर्यन और प्रभा की सुबह शादी करा दी गई और उसे विदा कर आर्यन के कमरे में भेज दिया गया। वो इनकार करती रह गई, रिक्वेस्ट करती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसे आर्यन की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में उसके बिस्तर पर छोड़ दिया गया। सबने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। प्रभा का जी चाहा कि कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे। वो आर्यन को सजा देना चाहती थी, लेकिन अब खुद सारी जिंदगी आर्यन की शक्ल में सजा सहने वाली थी। रात के आखिरी पहर जब वो हवेली लौटा तो हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, सभी अपने अपने कमरों में थे। वो थके हारे अंदाज में रात के 2 बजे हवेली वापस आया था। वो नहीं चाहता था कि अब किसी का सामना करना पड़े, वरना वो अपने सब्र का बांध तोड़ देता। अपने गुस्से से बचने के लिए वो हवेली से निकल गया था। उसके कई बड़े बुजुर्गों ने उस पर भरोसा नहीं किया था, उस पर इल्जामों की बौछार कर दी थी, उसके किरदार को निशाना बनाया गया था। वो किसी को भी माफ करने वाला नहीं था, सभी उसके गुनहगार थे। सख्त दिल से सोचता हुआ जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे से अंदर हुआ, उसने अपने बिस्तर पर जागी सोई सी हालत में प्रभा को देखा। उसके दिमाग की नसें तन गई थी। उसे देखते ही सारे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। वो इस कमरे में क्यों आई, किसकी इजाजत से यहाँ आई थी? अपनी शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक चढ़ाते हुए वो आगे बढ़ा और प्रभा को बिस्तर से एक झटके में खींचकर उठाया। उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रभा इस अचानक हुए वार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ा कर टेबल से टकराने ही वाली थी कि आर्यन ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, फिर उसके वजूद को अपने सामने खड़ा किया। प्रभा का गाल अंगारों की तरह जलने लगा। एक हाथ गाल पर रखे और दूसरे से हैरत और डर के मिले जुले भाव से वो आर्यन को देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ने उसे थप्पड़ मारा है, वो भी इतनी बेदर्दी से। तुम जैसी लड़की आर्यन चौधरी के दिल में जगह कभी नहीं बना सकती, लेकिन जिस वजह से ये शादी हुई है उसे मैं सच करके ही दम लूंगा। बहुत शौक था ना तुम्हें बदला लेने का, इसीलिए सब किया ना तुमने, ताकि तुम मुझे हासिल कर सको और सब घरवालों के सामने मुझे जलील कर सको। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आर्यन की बातों से प्रभा का दिल जोर से धड़क उठा। उसके साथ क्या करने वाला था वो ये सोचते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आर्यन, मेरा हाथ छोड़ो। वो आंसू पीते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये नामुमकिन लग रहा था। आर्यन कदम कदम चलता करीब आया। आर्यन, दूर रहो मुझसे। थप्पड़ खाने के बाद भी प्रभा उसे धमकी देने से बाज नहीं आई थी। उसके इस निडर अंदाज को देखकर आर्यन का गुस्सा और भड़क गया। उसकी आंखों में जरा भी डर या शर्मिंदगी नहीं थी, और यही बात उसे और उकसा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, प्रभा तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकलने ही वाली थी कि आर्यन ने एक झटके में उसका बाजू पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। प्रभा ने जोर जोर से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने दांत भींचते हुए उसे पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। वो दीवार से जोर से टकराई और दर्द से वो कराह उठी। खबरदार, जो इस कमरे से बाहर निकलने की गलती की तो ऐसा हाल करूंगा जो सोच भी नहीं सकती। तुमने मेरे अपनों के सामने मुझे रुस्वा किया है, इसका इनाम तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है अब उसे सच करना ही पड़ेगा। वो गुस्से में चीखा, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो क्यों? कब मैंने तुम्हें गलत नजर से देखा? क्यों दागदार किया मेरा नाम? वो चिल्लाया। प्रभा ने डर से आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो और जवाब दो। उसने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ, प्रभा बामुश्किल बोल पाई। माफ किसी सूरत में नहीं। तुमने रिश्तों का मजाक बना दिया। मेरे भाई की दुल्हन बनने से पहले ही तुम मेरे कमरे में पहुंच गई, तो इसकी सजा तो बनती है। आर्यन और गुस्से में आ गया। जो थप्पड़ उसे आज अपने पिता से पड़े थे उसका हिसाब अब प्रभा को देना था। वो ठंडा और संयमित रहने वाला आदमी आज वाकई में जालिम बन चुका था, और इस जालिम को बनाने वाली शादी में आई ये लड़की ही थी। प्रभा ने आर्यन से ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद नहीं की थी। रात के हर गुजरते पल में दोनों के बीच नफरत
और गहरी होती जा रही थी। ऐसी नफरत जिसमें दोनों ही एक दूसरे को तबाह करने वाले थे। समीर हवेली छोड़कर जा चुका था। उसके अंदर की तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि अगर वो वहां रहता तो शायद घुट घुट कर मर जाता। रोशनलाल चौधरी ने कई बार उसे कॉल की, लेकिन नंबर बंद था और वो बेहद परेशान थे। सारी रात वो इसी सोच में रहे कि आखिर उनसे कहाँ गलती हुई जो उनके छोटे बेटे ने ये कदम उठा लिया। लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। आर्यन उनका आज्ञाकारी बेटा था। वो कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकता था? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। सुबह होते ही चौधरी हवेली में मानो भूचाल आ गया। समीर अपने ऑफिस की एक लड़की से शादी करके हवेली ले आया था। दादाजी उसे देखते ही गुस्से में भड़क उठे और सख्त लहजे में उसे खरी खोटी सुना दी। ऊपर रेलिंग के पास खड़े आर्यन ने ये सब ध्यान से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, जैसे नीचे हो रहा तमाशा उससे जुड़ा ही ना हो। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठाकर शादी करके हवेली ले आ सकते हो? हमारा खानदान है। दादाजी गरजे। समीर ने तुनक कर जवाब दिया, दादाजी ये मेरी पत्नी है तो इसकी पहचान भी मेरे नाम से होगी। मैं इसे हमारे खानदान की बहू नहीं मानूंगा। दादाजी की कड़क आवाज गूंजी। विपिन और अजीत ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन समीर की आंखों में बगावत साफ झलक रही थी। वो आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे साथ आई लड़की इज्जत वाली है, शादी करके आई है, आपकी पसंद की लड़की की तरह नहीं जो बड़े भाई से शादी करने वाली थी। और छोटे के साथ समीर की बात पूरी होते ही रोशन लाल चौधरी का हाथ उठा, लेकिन समीर ने झट से पकड़ लिया। ऊपर रेलिंग पर खड़े आर्यन के हाथ कस गए। रोशन लाल की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने उनका हाथ रोक लिया। कल उन्होंने आर्यन पर हाथ उठाया था, लेकिन उसने कभी रोकने या आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज समीर चौधरी ने मानो उनका गुरूर तोड़ दिया था। उनकी आंखें नम हो गईं और हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गया। मुझ पर आइंदा कभी हाथ मत उठाइएगा, मुझे आदत नहीं है बेवजह मार खाने की, कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने आर्यन को देखा तो आर्यन ने नजर फेर ली। अब आर्यन की आंखें अपने पिता पर थीं, जो दादाजी के पास बैठकर सिर थामे हुए थे। आर्यन चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो अपने बाबा और दादाजी को इस हालत में नहीं देख सकता था। समीर ने जो कहा और किया बाबा के साथ, वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कमरे में आकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, गहरी सांस लेने लगा। प्रभा अभी तक बिस्तर पर गहरी नींद में थी। रात को आर्यन ने उसे बख्श दिया था और इस वक्त प्रभा को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हवेली के लोग एक दूसरे से किस तरह भिड़ रहे हैं। आर्यन की गुस्से में नसें तन गईं। उसने तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके ऊपर से कंबल खींच लिया। प्रभा का बिखरा हुआ रूप देखते हुए उसके होंठ बेदर्दी से भीज गए। वो उसके कपड़े पहने थी। आर्यन ने अपने उमड़ते गुस्से को काबू में रखते हुए उसे नींद से ही झटके से बिस्तर से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। प्रभा हड़बड़ाकर उठी। कुछ पल तो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल सामने आर्यन के चेहरे पर गुस्सा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात का हर मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया और वो डर से भर गई। कितनी निडर और बेशरम हो तुम, इतना बड़ा खेल खेलकर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और अब आराम से चैन की नींद सो रही हो। वो चिल्लाया। वो उस पर और भड़क गया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम नहीं, आप। उसने जबड़े को फिर से पकड़ लिया। प्रभा को लगा कि आज उसका जबड़ा टूट ही जाएगा। आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात की तो समझ लेना। झटके से उसका चेहरा छोड़कर वो उसे भी छोड़ गया। वो धड़ाम से बिस्तर पर गिरी। काश एक जुर्म माफ होता तो मैं तुम्हें, आर्यन इतने गुस्से में बोला कि प्रभा डर के मारे पीछे हट गई। रात को थप्पड़ मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अब और मार लो मुझे। उसके फिर से बदतमीजी करने पर आर्यन ने उसका हाथ कस के दबाया। कोशिश करना कि मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दरवाजा बंद कर लिया, जबकि प्रभा वहीं बैठी सिसकती रही। आर्यन से बदला लेने के लिए वो कितनी दूर चली गई थी, अपने आप को तकलीफ दी
और अब सारी जिंदगी उसे आर्यन के रूप में तकलीफ सहनी थी। आई हेट यू आर्यन, आई हेट यू। वो सिर घुटनों में छुपाकर रोती रही। वक्त गुजरता गया और समीर व आर्यन एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। समीर तो आर्यन की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ आर्यन और प्रभा ने उस दिन के बाद से एक दूसरे को ना तो देखा ना बात की। एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रहते। उस दिन आर्यन जल्दी पुलिस थाने से घर आ गया था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई थी। उसे यकीन नहीं हुआ। 3 महीने में पहली बार उसकी माँ ने उसे पुकारा था। वो पलटकर उन्हें देखने लगा। इधर आओ, उनके लहजे में लगाव था। वो ढीले कदमों से पास आया। उन्होंने उसका हाथ थामकर सोफे पर बिठाया। आंखों में आंसू थे। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? उसने तड़प कर पूछा। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ, बोलिए। आर्यन प्रभा को माफ कर दो बेटा। उनकी बात सुनकर वो एक पल को रुक गया। क्या मतलब बेटा? वो शर्मिंदा है, उसने जो भी किया। माँ, काश वो शर्मिंदा होती, लेकिन वो नहीं है। सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। वो गुस्से में खड़ा हो गया। प्रभा ने सब सच बता दिया है। उसने अपनी गलती मान ली है। इस पर वो फिर से ठिठका। उसने अविश्वास से माँ को देखा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। उनकी आवाज में दुख था। माँ, अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त गुजर गया है। अब प्लीज ये टॉपिक छोड़ दीजिए, कहकर वो सिर झटकते हुए ऊपर चला गया। रीता जी वहीं बैठी गहरी सांस भरने लगी। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो प्रभा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, नाक लाल हो रही थी। 3 महीने से उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसके अंदर भी पत्नी वाले एहसास जाग चुके थे। धीरे धीरे प्रभा चिड़चिड़ी होती जा रही थी, लेकिन आर्यन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तुम्हें माँ से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? उसने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा। वो आंखों में शर्म लिए उसे देखते हुए बोली, मैं घर में सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया है। वो सर झुकाए वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल फिर से दुखने लगा। वो उसके करीब आता, चेहरे के भाव बदलता, कमर पर हाथ रखकर देख रहा था। प्रभा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में सिकवे देखकर आर्यन के होंठ भींच गए। इन नजरों से ऐसे मत देखो प्रभा, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम मुझे ऐसे देखकर क्या साबित करना चाहती हो? जबकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जानती हूँ मैं ही कसूरवार हूँ, बहुत बुरी हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो आंखों में आंसू लिए पास से दूर होते हुए बोली ही थी कि आर्यन ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की नजरें मिली। तभी बाहर से शोर की आवाज सुनते दोनों चौंके और जल्दी से बाहर निकले। पास खड़े होते ही उन्होंने अपने नाम सुने तो ठिठक गए। जरूरत कैसे हुई प्रभा को इस तरह के झूठ बोलने की, आर्यन को सबके सामने बदनाम करने की? मैं मार डालूंगा उसे, ले आओ इसे यहाँ बाहर। रोशनलाल चौधरी की गुस्से भरी आवाज सुनते प्रभा का दिल जोर से धड़का। उसने डरते डरते आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन उसके हाथ को अपने मजबूत बाजू पर महसूस करता होश में आया। समीर भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। आज उन्हें भी असलियत का पता चल गया था। मेरा तो जी चाहता है कि इस लड़की की जान ले लूं जिसने हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया, समीर सख्त लहजे में बोला। आर्यन ने सख्ती से खुद पर काबू किया, लेकिन उसकी नजरें प्रभा पर टिक गईं। आर्यन बेटा, दादाजी की आवाज आई और दोनों नीचे आने लगे। प्रभा ने उसके बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था। वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी माँ और सास को सारी बात बता दी थी। उन्होंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन समीर की पत्नी ने सुनकर समीर को बता दिया और उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। और प्रभा की माँ को भी सुबह सुबह हवेली बुला लिया। बार बार उसे प्रभा पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इतनी बड़ी चाल चली और सबको बर्बाद कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? समीर गुस्से में आगे बढ़ा तो आर्यन बीच में आ गया। मेरी बीवी से दूर रहे। उसका सर्द लहजा सबको बहुत कुछ समझा गया। अरे, इसने हम सबको बर्बाद किया, तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया और तुम इसकी साइड ले रहे हो।
इसका तो मुंह थप्पड़ों से लाल कर देना चाहिए। समीर चिल्लाया, मेरी बीवी है ये, कोई हाथ लगाकर देखे, हाथ तोड़ दूंगा मैं। आर्यन की आवाज सुनते समीर गुस्से से कांप गया। ऐसी लड़की से दूर रहना ही बेहतर है जिसने पूरे परिवार को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। रोशनलाल चौधरी भी समीर से सहमत थे। मेरी बीवी के लिए कुछ भी बुरा कहने से पहले सोच लेना भाई, वो कसूरवार है कि उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। लेकिन आप सबका क्या आप मुझे जानते नहीं थे? क्या माँ को अपनी परवरिश पर शक था? क्या पिताजी को अपने खून पर भरोसा नहीं था? या एक भाई दूसरे को बेइज्जत समझ बैठा था? क्यों आप सबने क्यों यकीन किया? आप सबका भरोसा कांच की तरह था जो जरा सी ठोकर पर टूट गया। उसकी बातों पर सबके सर झुक गए। वो सच कह रहा था, किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया था तो वो कैसे माफ करता? हमें इस लड़की ने गुमराह किया, बहुत बड़ी है वो आपसे। अब की बार वो पिता की तरफ मुड़ा। आप सब इतने बड़े और समझदार होकर उसकी बातों पर यकीन कैसे कर गए? यह सब बातें करके तुम प्रभा को बेकसूर साबित करना चाहते हो तो सुन लो कि तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी। इसे माफी किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। समीर की बात पर आर्यन की मुट्ठियां गुस्से से भीज गईं। मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कोई उंगली से भी छू कर दिखाए, फिर बताऊंगा कि सजा क्या होती है। आर्यन का ये सख्त और जुनूनी अंदाज समीर को और तिलमिला गया। जो गुजर गया उसको अब कोई नहीं दोहराएगा। आप प्रभा को क्या माफ करेंगे? मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आर्यन की बात ने सबको सन्न कर दिया। हमें माफ करने वाले पहले अपनी बीवी से तो हिसाब लो, जिसने अपने किरदार और तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ाई। बेशर्मी से समीर भाई, समीर के कदमों को फिर से आर्यन की ललकार ने रोक दिया। आर्यन ने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ आप पर उठे, लेकिन अगर मेरी बीवी के गिरेबान तक पहुंचे तो कुछ नहीं बचेगा। दूर रहना मेरी प्रभा से। उंगली उठाकर आखिरी बार चेतावनी दी उसने। प्रभा की आंखें आंसुओं से भरी बस उसी शख्स को देख रही थी जो उसके इतने बड़े गुनाह के बाद भी उसकी साइड में खड़ा सबके सामने मजबूत दीवार बन गया था। प्रभा की हालत खराब थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। जब तक वो आर्यन के सहारे खड़ी थी ठीक थी, लेकिन सबको अपने खिलाफ देख और माहौल का तनाव महसूस करके उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई और गिरने से पहले ही आर्यन ने उसे फौरन थाम लिया। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर वो रोते हुए भी मुस्कुरा दी। आर्यन उसे उठाकर बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियां चढ़ गया। सब बस देखते रह गए। विनीता जी अपनी बेटी के लिए आर्यन को देख मुस्कुरा दी। किस्मत ने प्रभा के लिए आर्यन को उसका रखवाला चुना था और इस फैसले से वो आज खुश थी। कमरे में लाकर उसे बिस्तर पर लेटाया और पीछे मुड़ने लगा तो प्रभा की आवाज पर रुक गया। वो फौरन उठकर उसके गले से इतनी जोर से लग गई कि आर्यन एक पल को हैरान रह गया। वो बेतहासा रो रही थी और आर्यन उसे थामे खामोश खड़ा था। फिर उसने उसको धीरे से खुद से दूर किया, लेकिन प्रभा उसे पकड़कर फिर रोने लगी। आज आर्यन ने उसके दिल में घर कर लिया था। वो अपनी सारी गलतियों को मान चुकी थी और उसे दिल से अपना चुकी थी, क्योंकि वो तो था ही चाहने के काबिल। कैसे ना वो उससे प्यार करती, शायद इश्क करने लगी थी। तभी तो उसका यूं सर्द अंदाज उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्यन मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए माफी मांग रही थी, लेकिन सामने वाला आज सख्त दिल हो चुका था। मेरा ट्रांसफर हो गया है, कल यहाँ से दूसरे शहर जाना है, अपना ख्याल रखना। उसके आंसू पोंछते हुए आर्यन ने सीधा लेकिन ठंडा लहजा रखा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसकी बात सुनते ही प्रभा सन्न रह गई। वो उसे छोड़कर जा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसे जरूरत थी उसकी मोहब्बत की, उसकी चाहत की, उसकी केयर की। वो कैसे उसे छोड़कर जा सकता था? सुबह सुबह वो बैग लिए नीचे उतरा तो रोशनलाल चौधरी की नम आंखों को देख रुक गया और उनके पास जाकर उन्हें गले लगाया। ऊपर खड़ी प्रभा रोते हुए उसे देख रही थी। जो उसे इतनी बड़ी सजा देकर जा रहा था। उसकी सांसें घुटने लगी थी। हवेली में सभी मौजूद थे। कोई नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन वो सबसे नाराज था, इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। रीता जी ने रोते हुए उसे देखा तो उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। आंसू नहीं बहाएं, प्रभा का ख्याल रखिएगा, मेरी जिम्मेदारी है वो, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो माँ के आंसू पोंछता हुआ प्रभा के लिए अपनी फिक्र भी जता
चला गया। अगर तुमने जाने का इरादा कर ही लिया है तो अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ, समीर ने गुस्से से उसे रोकते हुए कहा। लेकिन आर्यन को उसकी ये बात सुनकर फिर से गुस्सा आ गया। वो यहीं रहेगी, ये घर उसका भी है और अगर किसी ने उसे तकलीफ देने का सोचा भी तो मैं जिंदगी भर किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तरस जाओगे सब, वो गुस्से से बोला था। जबकि उसकी इन बातों पर ऊपर खड़ी प्रभा हिचकियों के साथ रो रही थी। वो जा रहा था, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था और वैसे वैसे प्रभा को अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और फिर वो वहीं गिर पड़ी। प्रभा की गिरने की आवाज और विनीता जी की घबराई पुकार पर सब उसकी तरफ भागे, जो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। हवेली के दरवाजे पर कदम रखता आर्यन अपने कदम रोक गया। उसने पलटकर प्रभा को देखना चाहा और उसको बेहोश देखकर हाथ में थामा बैग नीचे गिरा दिया और भागता हुआ उसकी तरफ लपका। बाकी सब भी परेशान होकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन आर्यन ने देखा उसकी नब्ज रुक रुक कर चल रही थी। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। पेशेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, शुक्र करो कि नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना जान को खतरा हो सकता था। ये बात सुनकर आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। वो दीवार के सहारे खड़ा रह गया। एक अजीब सा एहसास उसके अंदर तक उतर गया। बेटा, प्रभा का हम जितना भी ख्याल रख लें, लेकिन जो तुम्हारी जरूरत है वो कोई और पूरी नहीं कर सकता। उसकी आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर दो। रीता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा। आर्यन ने गहरी सांस ली और प्रभा के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रभा को होश आ गया था। उसे लगा कि आर्यन जा चुका है, लेकिन अपने सामने उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी कि आर्यन ने उसे थामकर वापस लिटा दिया। कैसे जाता प्रभा, तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसने उसे दिलासा दिया। प्रभा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और वो आर्यन के गले से लगकर आंखें बंद कर गई। आर्यन ने प्रभा को माफ कर दिया था, क्योंकि वह प्रभा से मोहब्बत करने लगा था और इंसान जिससे मोहब्बत करता है वह उसके जुर्म भी काफी हद तक माफ कर देता है। और आर्यन को यह बात समझ आ गई थी कि प्रभा अपनी गलती के लिए दिल से शर्मिंदा है और प्रभा ने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया और उसे अपनी गलती का पछतावा भी था। आर्यन का सोचना था कि अगर कोई इंसान दिल से अपनी गलती पर पछता लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है तो फिर उसे हो सके तो माफ कर देना चाहिए। जिन घर वालों के सामने प्रभा ने आर्यन को बेइज्जत किया था, उन्हीं घर वालों के सामने प्रभा ने अपनी गलती को स्वीकार भी लिया था और सबके सामने प्रभा ने एक बार फिर से आर्यन से हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी और आर्यन ने उसे पूरे दिल से माफ कर दिया था और स्वीकार लिया था। आर्यन प्रभा को लेकर घर आ गया था और आज उन दोनों ने हवेली में एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रवेश किया था। आर्यन ने प्रभा के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और यह जिंदगी वह जिंदगी थी जहां उनका रिश्ता प्यार से जुड़ा हुआ था। कुछ महीनों बाद प्रभा पेट से हो गई और आर्यन को पता चला कि वह बाप बनने वाला है, तो आर्यन बहुत खुश हुआ। प्रभा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद आर्यन को महसूस हुआ कि अब उसका परिवार पूरा हो चुका है, क्योंकि आर्यन को बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी एक बेटी हो और वह ख्वाहिश प्रभा ने पूरी कर दी थी, जिसके चलते आर्यन अब और भी ज्यादा प्रभा को चाहने लगा था। और इस तरीके से वह रिश्ता जो नफरतों से शुरू हुआ था मोहब्बत में बदल गया था। दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इज्जत दोनों की ही महत्वपूर्ण होती है। किसी की गलती का बदला लेने के लिए उसकी इज्जत पर वार नहीं करना चाहिए। बदला लेने के और भी कई तरीके होते हैं। साथ ही साथ माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ शादी को लेकर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा माँ बाप के द्वारा थोपे गए फैसले को जबरदस्ती स्वीकार ले, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग इन चीजों के चलते गलत कदम उठा लेते हैं और उसका भुगतान कभी कभार किसी तीसरे को करना पड़ जाता है। शादी तो हंसी खुशी होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को हाइप दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।